अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक है, मिस्टर यूनुस साहब का आज लेक्चर है, लेकिन एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करने आप सबको यहाँ पे आया हूँ कि जितने भी लोग हैं वो प्लीज़ जो माइक है अपना वो म्यूट पे रखें। खास तौर पे जो है, अगर अब आई थिंक ये हमारी नाइन्थ लेक्चर है आज एफएम का, और 4-5 लेक्चर दूसरे हो चुके हैं। तो ये तो पता होना चाहिए कि आप माइक को जो है वो म्यूट करना चाहिए। बाकी स्टूडेंट सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं, आपके घर की आवाज़ें, चीखें आ रही होती हैं इर्द गिर्द से। सो प्लीज़ आप जो है माइक को म्यूट करके रखें। अगर आप जो है, जैसे ये आप देख रहे हैं सीमा इन्हें मैंने वेटिंग रूम में डाल दिया है। अगर किसी का माइक जो है वो, अगर खुद आपको कहा जाए कि आवाज़ में मसला है या कोई क्वेश्चन करना है या ईटीसी, तो फिर तो आप अनम्यूट करें, इसलिए ऑप्शन ये ओपन रखी जाती है। तो वरना फिर जो है आपको हम वेटिंग रूम में पुट कर देंगे, 3 लेक्चर के बाद तो फिर आप रिकॉर्डेड ही सुनेंगे लाइव में। आई थिंक फिर आपको अगर 10 लेक्चर्स के बाद भी, वो ये उन स्टूडेंट को स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूँ कि अगर 10 लेक्चर्स के बाद भी आपको पता नहीं चला कि लाइव क्लास कैसे लेनी है, तो फिर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में सुनेंगे। वो स्टूडेंट जो जिनकी रिपीटेडली ये चीज़ें हो रही हैं, एंड बाकी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी होती है जितने जो है अच्छे कम, मैंने आज भी अपने ऑफिस में कहा कि इतने ज़बरदस्त लोग आ रहे हैं इंशाल्लाह अगले बैच में, कि बहुत हमसे भी ज़्यादा फास्ट हैं। तो प्लीज़ जो बाकी लोग हैं, इग्नोरेंस जो है वो ना करें आप। माइक एटलीस्ट जो है म्यूट करें, वरना 3 क्लासेस के बाद फिर हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है पोर्टल पे भेज देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे स्टूडेंट, सब ठीक ठाक हैं? होप सो कि आप सब ठीक होंगे, बेहतर होंगे। और मुझे ये काइंडली आवाज़ के बारे में बता दें, आवाज़ मेरी क्लियर है? सबके पास कोई इश्यू तो नहीं है? वॉल्यूम ज़्यादा तो नहीं है मेरा? टेक्स्ट भेज दें, मैसेज कर दें कोई इशू हो आवाज़ में, किसी के पास कोई मसला आ रहा हो, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो कंप्लेंट्स आई थी कि आवाज़ का इशू था। जी, थैंक यू शकीला। ठीक है, तबीयत बेहतर है कुछ, इंशाल्लाह ताला और भी अच्छी हो जाएगी एक दो दिन में। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। अच्छा, आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि कुछ एक मेरी बहन थी, उसका एक सवाल था कि सर अगर हमें वो, जिस तरह आपने बताया था कि इनकम स्टेटमेंट के कुछ पार्ट्स वो दे देगा और कुछ पार्ट्स से या कुछ आइटम्स वो नहीं देगा, तो हम किस तरह उन्हें फाइंड आउट करेंगे और इनकम स्टेटमेंट को किस तरह हम फुलफिल करेंगे। तो उसकी एग्जांपल ये थी कि सर जिस तरह अगर हमने ग्रास प्रॉफिट मालूम करना होता है तो सेल्स से सीजीएस या डायरेक्ट कास्ट को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास ग्रास प्रॉफिट आ जाता है। तो उन्होंने दूसरा सवाल ये पूछा कि सर अगर इसी तरह हमें सीजीएस नहीं दिया हुआ, ग्रास प्रॉफिट और सेल दिया हुआ है, तो उससे हम किस तरह सीजीएस मालूम करेंगे। तो एक्चुअली जो ये इनकम स्टेटमेंट एक इक्वेशन टाइप होती है। अगर इसका आप इक्वेशन टाइप में सॉल्व करें ना, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें सेल हो रही होती है। सबसे पहले इसमें क्या होती है, सेल्स होती हैं इसमें। ठीक हो गया। फिर इसमें माइनस कर दिया जाता है सीजीएस को। फिर इक्वल आ जाता है हमारे पास जीपी।
ये इनकम की बात हो रही है, इनकम स्टेटमेंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। जीपी आ जाता है। जीपी में से हम ऑपरेटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है हमारे पास। ठीक हो गया। अब इसमें से हम टैक्सेस और अदर एक्सपेंसेस, अदर रेवेन्यूज वगैरह को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेट इनकम। ठीक हो गया। ये एक इक्वेशन है। इसमें से अब कोई भी चीज़ वो आपको मिसअप कर देता है या मिस कर देता है, आपको नहीं देता, तो वो आप इक्वेशन के तौर पे इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। फर्ज करें वो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं देता, ठीक हो गया, और बाकी चीज़ें वो आपको दे देता है, या आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी नहीं देता, सीजीएस भी नहीं देता, तो आप सेल से जीपी जो है ग्रास प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो सीजीएस आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर ग्रास प्रॉफिट जो है वो जो आपका आएगा उसकी इक्वेशन जो है डायरेक्ट इससे जाके मिलेगी। इस इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व आउट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अगर ग्रास प्रॉफिट उसने ना भी दिया हो तो फिर हम क्या करेंगे, नेट इनकम से जो चीज़ माइनस कर रहे थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम माइनस कर रहे थे, उसे हम प्लस कर देंगे, तो वो हमारा अदर इनकम बन जाएगी। अदर इनकम जो है उसमें से जीपी माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये इस इक्वेशन है, आप कोशिश कीजिएगा, अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। नंबर जो है मैंने आपको शेयर भी किया था कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इश्यू हो तो वो हमसे कांटेक्ट करें, मुझसे पूछे सवाल। आप एक सवाल नहीं, आप 100 सवाल पूछें, 1000 सवाल पूछें, हम कभी माइंड नहीं करेंगे। ज़ाहिर है हमने आपने इस चीज़ की कॉस्ट पे की है, और हमारी जो है जिम्मेदारी है आज आपको हर चीज़ क्लियर करना, हर चीज़ पढ़ाना। तो इंशाल्लाह ताला हम पढ़ाएंगे भी सही, और सारे ज़ाहिर है हमारे बहन भाई हैं सब, तो हम हेल्प आउट करेंगे जितनी भी हमसे हो सकती है। कहीं से हमसे कोताही हो जाती है पढ़ाने में किसी भी चीज़ में, तो उसके लिए भी हम माजरत खुआएं। तो कोशिश हम तो 100% करते हैं, लेकिन कोई भी इंसान जो है 100% नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें कमी बेशी पाई जाती है। सिर्फ एक हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो 100% और जो है मुकम्मल इंसान है। चले हम जो है क्लियर करते हैं अब का, आगे लेक्चर अपना बढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम दे देंगे आपको इस हवाले से इंशाल्लाह ताला, वो आप सॉल्व कर लेंगे बाद में। तो आज का लेक्चर जो है हमारा लेक्चर नंबर 9 है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो आज ये टॉपिक हमने ख़त्म करना था, इसलिए हमने एचआरएम और फिजिकल पॉलिसी के लेक्चर को स्किप करके इस लेक्चर की तरफ गए हैं, ताकि आज ये सेकंड पोर्शन जो है हम इसे कंप्लीट करने के बाद हम कह सकते हैं एटलीस्ट 30 to 40% सिलेबस हमारा कवर हो गया है, या पेपर में आने वाले सवाल का 30 to 40% हम इंशाल्लाह ताला कर जाएंगे। तो ये नंबर है, इसे नोट डाउन कर लें। किसी किस्म की क्यूरी हो आपकी तो फाइनेंस के हवाले से वो आप इस पर भेजेंगे। और ये सर जुनेद साहब का हो गया, इस पे कोई एचआरएम के फिजिकल पॉलिसी के हवाले से कोई मैसेज हो तो इस पे करेंगे आप, या कोई आपकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, उसके डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने हैं, तो वो भी आप इस नंबर पे भेजेंगे। क्योंकि इस पे टोटल आपका रिकॉर्ड चलता हुआ आ रहा है पहले से, तो ताकि कल को कोई वेरिफिकेशन में मसला ना हो। अकाउंट्स हम वेरीफाई कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, जिनके ड्यूज बकाए हैं वो अपने ड्यूज पे करते रहें, ताकि कल को कोई इशू ना आए। तो हम जहाँ से छोड़ा था लेक्चर वहीं से आज का शुरू करते हैं। तो हमने क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या मालियाती गोशवारे जो हैं उनकी तजज़ी और तशरीह हम पढ़ रहे थे कि उनको किस तरह पढ़ा जाए, देखा जाए, पढ़ा जाए, किस तरह उनको रिपोर्ट किया जाए, और उनके ऊपर किस तरह आर्गूमेंट्स लिखे जाएं। ये सारा क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस था। इसमें हमने पहले टाइप्स पढ़ी थी फाइनेंशियल एनालिसिस की, फिर हम पढ़े थे टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो एनालिसिस है उसकी हमने टेक्निक्स जो है मुख्तलिफ पढ़ी थी, वो 7 से 8 टेक्निक्स थी। उसमें से हम जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट हम कर चुके थे, फंड फ्लो स्टेटमेंट हम कर चुके थे, कॉमन साइज एनालिसिस हम कर चुके थे, ट्रेंड एनालिसिस हम कर चुके थे, कंपेरेटिव एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके थे। और हम जा रहे थे रेशो एनालिसिस पे। रेशो एनालिसिस के बाद हमारे पास क्या बच जाता है, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस बचना था। तो रेशो एनालिसिस में भी हमने जो है कुछ आधा पोर्शन का कवर कर लिया था, आधा पोर्शन जो है वो इंशाल्लाह ताला आज हम कवर कर लेंगे।
तो रेशो एनालिसिस में हमने 4 किस्म की रेशोज पढ़ी थी। लिक्विडिटी रेशो या क्रेडिट एबिलिटी रेशो जिसे भी कहते हैं, हमने ये पढ़ी थी। ये रेशो हमें क्या बताती है? ये बताती है हमारी कैपेबिलिटी, एबिलिटी, करंट जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको पे करने की एबिलिटी बता रही होती है ये हमें। फिर हमने जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पढ़ा कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या था, कि आप की जो कंपनी की परफॉर्मेंस है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस हैं और उसकी इफेक्टिवनेस है, उसको शो कर रही होती है जो चीज़, वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होती है कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है सेल्स से या अपने CGS एक्सपेंसेस को बियर करने के बाद। ठीक हो गया। तो दो जो है वो आज हम पढ़ेंगे। एक हो गया लिवरेज रेशो जिसे हम सॉल्वेंसी रेशो भी कहते हैं। दो बड़ा ये मेन डिफरेंस इसमें है जो अक्सर आ भी सकता है पेपर में, कि लिक्विडिटी लिक्विडिटी रेशो और सॉल्वेंसी रेशो या लिवरेज रेशो में फ़र्क क्या होता है। तो फ़र्क इसमें क्या है? लिक्विडिटी रेशो जो है वो हमारी एबिलिटी को बताती है, करंट या शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस की को पे करने की एबिलिटी को बता रही होती है। और लिवरेज रेशो बता रही होती है कि हमारा कैपिटल में कितना पोर्शन है डेट का, ठीक है, मतलब कि कर्जाजात का। और इसके अलावा ये बता रही होती है कि लॉन्ग टर्म जो हमारी ऑब्लिगेशंस है उसको पे करने की सलाहियत को भी यही चीज़ बता रही होती है, रेशो बता रही होती है, जिसे हम सॉल्वेंसी रेशो का नाम भी कहते हैं। और एक्टिविटी, एक्टिविटी जैसे वर्ड ही बता रहा है कि एक्टिविटी क्या होती है? कोई भी सरगर्मी होती है। ठीक हो गया। सरगर्मी मीन्स कि आपने एक मशीन चलाई हुई है, वो आपका एसेट है, तो एसेट को आप चला रहे हैं तो वो आपकी क्या है? वो आपकी एक्टिविटी है। आप क्या कर रहे हैं? आप जो है फैक्ट्री जो चला रहे हैं उसके ऑपरेशंस जो हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ हैं आपकी, वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो एक्टिविटीज़ आपकी अच्छी हैं, बुरी हैं, किस तरह की हैं, उसे हम एक्टिविटी रेशो से फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या कर रही होती है? ये आपकी बता रही होती है एफिशिएंसी या आपकी यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स जो है उसको बता रही होती है कि आप एसेट्स को कितने अच्छी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। और आप परसेंटेज में बताते हैं कि आपने इस एसेट्स को इस इतने परसेंट अच्छा इस्तेमाल किया या बुरा इस्तेमाल किया। तो इन्हें आगे चल के हम देख लेते हैं। तो लिक्विडिटी रेशो में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लें माइंड को ना, ताकि जब तक एक कनेक्टिविटी आपके माइंड में ना बने पिछली चीज़ों की, तो तब तक बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को समझना। पिछली चीज़ें जो आपको आ रही हों, आती हों, उनको जब आप कनेक्ट कर लेते हैं अपने माइंड में प्रोसेस में, तो उससे क्या होता है कि एक टेम्पो बन जाता है अंडरस्टैंडिंग का और इन बच्चे को ज़्यादा समझ आती है। तो मेरा मानना तो ऐसा है, बाकी हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने लिक्विडिटी रेशो पढ़ा था। हमने लिक्विडिटी रेशो में ये पढ़ा था कि हमारी शॉर्ट टर्म जो है ऑब्लिगेशंस को पे करने की सलाहियत को शो कर रही होती है। इसमें हमने जो है 3 किस्में पढ़ी थी। करंट रेशो पढ़ी थी, एसेट टेस्ट रेशो या क्विक रेशो जिसे कहते हैं, इसी को जो है लिक्विडिटी रेशो भी कहते हैं, ये पढ़ी। फिर हमने कैश रेशो पढ़ी। कैश रेशो को हमने क्या कहा? एब्सोल्यूट एसेट टेस्ट रेशो भी इसे कहते हैं, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो भी इसी को ही कहते हैं, कैश रेशो को। ये अपने पास आप जो है ना नोट डाउन कर लेंगे, ताकि ये कल को कोई मसला ना आए। बात को तो हो सकता है पेपर में इस हवाले से पूछ लेते हैं वो। तो इसके बाद जो है हमने पढ़ा था प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में हमने पढ़ा था, इसमें क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है, रिटर्न ऑन एसेट्स होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। ठीक हो गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे जो बच्चे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हल्का फुल्का कर लीजिएगा, फार्मूला ही याद करना है। इंटरप्रिटेशन तो बड़ी आसान है इन चीज़ों की, सवाल जवाब है उसको इंटरप्रेट करना होता है, बड़ा आसान होता है वो, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और वो नाम से भी बता रहे होते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड, मतलब कि आपके कैपिटल पर कितना परसेंट प्रॉफिट, आपने कैपिटल को इस्तेमाल, अच्छी कैपिटल को अच्छी तरह इस्तेमाल करते हुए आपने कितने परसेंट उसके ऊपर मुनाफा कमाया है। अगर ज़्यादा रेशो आएगी तो इट्स मीन कि आपने अपने कैपिटल को अच्छी तरह इम्प्लाई किया है, अच्छी तरह उसे इस्तेमाल किया है। अगर जो है वो नहीं आता, वो जो है अगर नहीं आता, उसका रेशो कम आती है, आंसर कम आता है, तो उसका मतलब है कि आपने अच्छी तरह उसे अपने कैपिटल को इम्प्लॉयड नहीं किया। तो ये हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पढ़ी थी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के बाद हमारे पास अब है एक्टिविटी रेशो या एफिशिएंसी रेशो। ठीक हो गया। तो इसे हम देख लेते हैं।
टर्न ओवर रेशो भी इसी का नाम कहा जाता है, एफिशिएंसी रेशो भी इसी को कहा जाता है। इसके अलावा जो है इसे हम एक्टिविटी रेशो भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी रेशोस शामिल होती हैं? इसमें जो सबसे पहले शामिल होती है वो इन्वेंट्री रेशो होती है, ठीक हो गया। इसमें डेटर्स टर्नओवर रेशो शामिल होती है। इसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड शामिल होता है। जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है ना, ये तकरीबन ऑलमोस्ट पेपर में आ रहा होता है। जहाँ पर रेशो पूछता है सीएसएस के पेपर में, वहाँ एवरेज कलेक्शन पीरियड लाजमी पूछता है, वो मैंने खुद ने चेक किए हैं पेपर। तो फिक्स एसेट्स टर्नओवर हो गया, टोटल एसेट्स टर्नओवर ओवर हो गया। अब सबसे टर्नओवर रेशोज को समझने के लिए या एफिशिएंसी रेशोज को समझने के लिए पहले हमें टर्नओवर को समझना होगा कि ये टर्नओवर क्या चीज़ है, ठीक हो गया। टर्न ओवर का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो आपने इस्तेमाल की है उसके बदले में जो चीज़ आपको मिली है, ठीक हो गया। तो जब हम कंपनी में कोई भी काम कर रहे होते हैं, कोई भी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं, हम कोई फैक्ट्री चला रहे होते हैं, हम मशीनरी चला रहे होते हैं, तो उसके बदले में हमारा मकसद क्या होता है? पीछे पीछे हमारा जो मकसद होता है वो तो यही होता है ना कि चीज़ें सेल करनी है, चीज़ें बना कर क्या करनी है हमने, सेल आउट करनी है। तो सेल आउट को हम यहाँ पर टर्न ओवर के नाम पर लिया जाता है, ठीक हो गया। तो इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब कि इन्वेंट्री सेल के ऊपर क्या, इन्वेंट्री और सेल्स की आपस में क्या परसेंटेज है, क्या तनासब है। डेटर्स टर्नओवर के आपकी सेल्स के ऊपर डेटर्स का क्या परसेंटेज है, कि आप सेल्स पर कितने डेटर्स आपके बनते हैं या कितने अकाउंट रिसीवेबल जो है आपके बनते हैं। डेटर्स को मैंने आपको बताया था, अकाउंट रिसीवेबल और डेटर्स जो है, डेटर्स एक ही चीज़ है। क्रेडिटर्स और अकाउंट पेबल वो भी एक ही चीज़ का नाम होता है, तो इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आगे वन बाय बाय हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो एफिशिएंसी रेशो या एक्टिविटी रेशो है क्या चीज़? तो एक्टिविटी रेशो आर यूज टू डिटरमिन द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन यूटिलाइजिंग इट्स एसेट्स फॉर जनरेटिंग कैश एंड रेवेन्यूज। तो यहाँ हमने ये पढ़ा कि एफिशिएंसी रेशो या एक्टिविटी रेशो एक ऐसी रेशो है जो हमें बताती है कि हम अपने एसेट्स को कितने अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं और अर्निंग कमाने के लिए, ठीक हो गया। तो ये हमारी एफिशिएंसी रेशो है कि जितनी ज़्यादा अर्निंग आप कमाएंगे, जितनी ज़्यादा अपनी आपके रेवेन्यूज होंगे, इट्स मीन कि आपने आपकी एफिशिएंसी अच्छी है एसेट्स को इस्तेमाल करने की, एसेट्स को आप अच्छी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर कम एसेट्स कम रेवेन्यू कमाएंगे, इट्स मीन्स कि आपकी जो है वो कम है, आपकी एबिलिटी कम है इन एसेट्स को यूटिलाइज करने की। जैसे कि एक मशीनरी मेरे पास है, एक आपके पास है, आप उससे क्या कर रहे हैं, 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं उससे एक 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो मेरी क्या है, मेरी एफिशिएंसी जो रेशो है, मेरी एबिलिटी जो है एसेट्स को यूटिलाइज करने की वो कम है, आपकी अच्छी है, ठीक है। तो इसके लिए कोई स्टैंडर्ड मौजूद नहीं होता। तो एफिशिएंसी रेशो को आप किसी दूसरी कंपनी के साथ अगर मैच करेंगे तो तब आप उसको बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि आपकी पोजीशन कहाँ पर है, आपकी एफिशिएंसी अच्छी है या बुरी है। अदरवाइज इसका कोई ऐसा खास स्टैंडर्ड नहीं होता जैसे क्विक रेशो या करंट रेशो का होता है, ठीक हो गया। तो अब इन्हें हम जो है वन बाय वन आगे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है वो है हमारे पास रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, ठीक हो गया। रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो या इसे डेटर्स टर्नओवर रेशो भी हम इसका नाम कह सकते हैं। तो ये क्या करती है, ये हमें बताती है कि आपने जो सेल्स की हैं उस पर आपका जो रिसीवेबल्स हैं वो साल में कितने मरतबा कैश में कन्वर्ट होते हैं। इसका मकसद ये होता है रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, मतलब कि जो आपके अकाउंट रिसीवेबल्स हैं जो सेल के ऊपर होते हैं वो उस पूरे साल में कितनी मरतबा कैश में कन्वर्ट होते हैं, ये यही चीज़ बताती है। हो सकता है वो 9 टाइम्स हो, जवाब आए आपका 9 टाइम्स, 100 टाइम्स, ठीक है, 99 टाइम्स। तो ये एक्चुअली हमें यही बता रही होती है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट मेजर्स हाउ मेनी टाइम द रिसीवेबल्स हैव बीन टर्न्ड ओवर इनटू कैश ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कि आपके अकाउंट रिसीवेबल्स एक साल में कितनी मरतबा कैश में कन्वर्ट होते हैं। ये क्यों मालूम की जाती है? ये मालूम की जाती है कि पिछले साल में हमारा अकाउंट रिसीवेबल का टर्नओवर कितना था और इस साल में कितना है, ताकि अगर कम आ रहा है, पिछले साल आपने कैश जो अकाउंट रिसीवेबल थे आपके वो 50 मरतबा कैश में कन्वर्ट हुए थे, मतलब कि 50 आपके अकाउंट रिसीवेबल्स थे, वो बंदे थे जिन्होंने आपको कैश पे कर दिया था, लेकिन इस साल आपका आ गया 30। तो कंपनी के जो मैनेजर्स हैं वो सोचेंगे, ऑनर्स सोचेंगे कि पिछली मरतबा तो अकाउंट रिसीवेबल्स जो थे 50 लोगों ने या 50 मरतबा अकाउंट रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट हो गए थे, मतलब कि हमारी रिकवरी पोजीशन बहुत अच्छी थी।
लेकिन इस साल क्या हुआ है, इस साल सिर्फ 30 जो है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इस साल का 30 आया है। इट्स मीन कि इस मरतबा हमारी रिकवरी जो है वो अच्छी नहीं है, हमारे रिसीवेबल का टर्नओवर अच्छा नहीं है, वो कैश पे नहीं कर रहे हैं हमें। हो सकता है कि ये बेड डेट्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, बुरे डेट्स की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है हमारे पैसे डूब रहे हैं। तो इस तरह मैनेजर्स क्या करते हैं, वो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं और बार बार रिमाइंडर्स करते हैं। ये बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में क्वार्टर वाइज जो है यहाँ पर रेशो मालूम की जाती है, रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। मैं खुद जब वहाँ पे था तो बाकायदा हमारी रिकवरी चेक की जाती थी कि वहाँ पर जो हमारे लोन ऑफिसर्स होते थे वो किस तरह अपनी पोजीशन को बरकरार रखे हुए हैं। पिछले साल, पिछले जो है क्वार्टर में उनका टर्नओवर रेशो 50 टाइम्स है, इस मरतबा उनकी 60 टाइम्स है, तो फिर उन्हें बोनस भी दिया जाता था, अवार्ड भी दिया जाता था। तो वही जो है टर्नओवर रेशो वहाँ पे ज़्यादा मालूम की जाती है, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला जाहिर है अब अगर जब आप चीज़ उधार पर दें, अगर नेट नेट पे आप चीज़ देंगे तो डायरेक्ट कैश आ जाएगा आपके पास, वो अकाउंट रिसीवेबल तो ना बने। जब आप किसी को चीज़ उधार पर सेल आउट करते हैं तो वो आपका रिसीवेबल बन जाता है, ठीक है, जिससे आपने अमाउंट रिसीव करनी है इन फ्यूचर में, तो वो रिसीवेबल इसलिए कहलाता है। तो रिसीवेबल उधार से बनते हैं, मीन्स कि क्रेडिट सेल से बन रहे होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या करते हैं हम, रिसीवेबल टर्नओवर रेशो को हम क्रेडिट सेल से डिवाइड करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, एनुअल नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल, ठीक हो गया। अब अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर डबल स्टार लगा हुआ है, इस चीज को मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा ये क्या होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ चलो मैं हल्का टच दे देता हूँ। ये जो अकाउंट रिसीवेबल यहाँ नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर अगर डेटर्स भी आ सकता है, अकाउंट रिसीवेबल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पर डबल स्टार का मतलब है कि यहाँ पर एवरेज अकाउंट रिसीवेबल आप लेंगे। एवरेज किस तरह निकलती है, ओपनिंग प्लस एंडिंग, मतलब ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल, साल के शुरू में कितने अकाउंट रिसीवेबल थे, साल के आखिर में कितने अकाउंट रिसीवेबल है, और उसे दो पे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये एवरेज अकाउंट रिसीवेबल बन जाएगा, और इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। लेकिन बाज बुक्स में देखेंगे सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट जो है ना वो लिख देते हैं। तो अगर ओपनिंग ना दी गई हो, तो हम जाहिर है अगर ओपनिंग ना दी गई हो तो अकाउंट रिसीवेबल फिर जो एंडिंग होंगे अकाउंट रिसीवेबल उसी को हम एवरेज के तौर पे तस्वर करेंगे। अगर एंडिंग ना दी गई हो तो ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल अगर दिए हुए हैं तो उसी को हम एवरेज तस्वर करेंगे, ठीक हो गया। आगे पॉइंट्स भी मैंने इसके बारे में दिया है ताकि आपको याद भी रहे, कल को आप खुद पढ़ें तो आपको समझ आ जाए ये चीज़। क्लियर हो गया है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसी तरह क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे शायद आगे ना दी गई हो इसमें, तो यहाँ पर आप क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो भी निकाल सकते हैं। वहाँ उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, जहाँ क्रेडिटर्स आपके कब बनते हैं, क्रेडिटर्स हमारे तब बनते हैं जब हम किसी से उधार चीज परचेज कर रहे हो। डेटर्स हमारे पास या अकाउंट रिसीवेबल से हमारे पास कब बनते हैं, हम जब किसी को चीज उधार पर दे रहे हो, ठीक हो गया। और क्रेडिटर्स हमारे पास या अकाउंट पेबल हमारे पास कब बनते हैं, वो तब बनते हैं जब हम किसी से उधार चीज परचेज कर रहे हो। तो यहाँ पर नीचे तो पेबल आएगा, अकाउंट पेबल आ जाएगा, ठीक हो गया। और ऊपर जो है यहाँ पर क्रेडिट परचेज आ जाएगा क्रेडिट सेल की जगह पर। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा रिसीवेबल क्रेडिटर्स टर्नओवर या अकाउंट पेबल टर्नओवर रेशो। क्लियर है। तो इसके बाद जो है रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज आ जाता है, ठीक हो गया। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेशो है। ये क्या बताती है, पहले हमने रिसीवेबल टर्नओवर निकाला था, टोटल टर्नओवर, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल। अब उसको हमने दिन पे जो उसको हमने दिन पर लेके आना है, ठीक है, कि कितने दिन में वो कैश रिसीवेबल बनता है, या कैश जो रिसीवेबल टर्नओवर है वो कितने दिन में जाके कैश में कन्वर्ट होता है, अब उसको हमने देखना है, या कितने दिन कलेक्शन में लगते हैं। तो जो आपका रिसीवेबल टर्नओवर आता है, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं 365 डेज से। एक साल में 365 दिन ही होते हैं ना। अब और हमारा मकसद भी यही है कि हम इन डेज में निकाल रहे हैं रिसीवेबल टर्नओवर। जब इन डेज में हम रिसीवेबल टर्नओवर निकालेंगे तो जो जितने साल में दिन है उसको हम डिवाइड कर देंगे रिसीवेबल टर्नओवर रेशो को, जो हमारा जवाब आया था यहाँ पे जो आंसर आया था हमारा, उसको अगर हम 365 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज आ जाएगा। और इसका हम एवरेज कलेक्शन पीरियड भी कहते हैं। 2017 और 2019 का पेपर जो सीएसएस का मेरे ख्याल से वो है जिनमें एवरेज कलेक्शन पीरियड के नाम से ये दिया हुआ है।
तो ये आप जो है इसको याद रखेंगे कि एवरेज कलेक्शन पीरियड भी इसी को कहते हैं। तो ये क्या हमें बता रहा होता है, ये हमें बताता है एवरेज नंबर ऑफ डेज रिसीवेबल्स आर आउटस्टैंडिंग बिफोर बीइंग कलेक्टेड। तो मतलब कि जो एवरेज डेज जो है वो कितने लगते हैं हमारे कैश को रिसीव करने के लिए, अकाउंट रिसीवेबल को हमारा उनको रिकवर करने के लिए एवरेज डेज कितने इस्तेमाल होते हैं, जिसे हम एवरेज कलेक्शन पीरियड भी कहते हैं। कि अगर इसका जवाब 30 आता है तो इट्स मीन के 30 दिन लग रहे हैं हमारे एक हमारे पास 10 जो है थे अकाउंट रिसीवेबल थे। अब इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड सबका आया 30। तो इसका मतलब है कि हमारा क्या हुआ कि हर एक जो एवरेज पीरियड आ रहा है हर अकाउंट रिसीवेबल का, वो 30 दिन आ रहा है कि 30 दिन में वो हमें पैसे पे कर देता है हर हर एक अकाउंट रिसीवेबल। ठीक हो गया, ये डेटर्स। तो ये रिसीवेबल टर्नओवर रेशो और रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इन डेज या एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये जो है आपको समझ आ गई है। एवरेज कलेक्शन पीरियड का नाम जरूर याद रखना है, ये ना हो कि बाद में पेपर में आ जाए आप जो है अभी तक आपको चीज़ आते भी हो और आने के बावजूद जो है आप वहाँ पर परेशान हो रहे हो। एनुअल नेट क्रेडिट सेल्स का क्या मतलब है, इसका मतलब ये कुछ भी नहीं है। एनुअल जो है ना बस उन्होंने एक लगा दिया है, ये इसलिए लगाया है कि आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल का भी मतलब यही है ना कि हम एक साल की जो हमारी क्रेडिट सेल थी, और एनुअल नेट क्रेडिट सेल वो भी वही बात हो गई। अगर एनुअल ना लगाएं फिर भी हमें अंडरस्टूड है ये चीज़ के एक पूरे साल की क्रेडिट सेल हमने लेनी है। और नेट क्रेडिट क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है कि जो आपने चीज़ें दी थी सेल की थी उसमें से बाद कुछ चीज़ें आपको रिटर्न हो जाती हैं, क्लेम हो जाती हैं, या वो सेटिस्फाई नहीं होते वो आपको वापस भेज देते हैं। सेल्स रिटर्न्स जो है आपकी जो सेल्स वापस आ जाती है उसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्रेडिट सेल आ जाती है। तो अगर पेपर में क्रेडिट सेल्स भी दी हो और सेल्स भी दी हो तो आप क्रेडिट सेल्स लेंगे, अगर क्रेडिट सेल्स दी हो और सेल्स ना दी हो तो फिर क्रेडिट सेल लेंगे। अगर क्रेडिट सेल्स वहां पर ना दी गई हो, सिर्फ सेल्स दी हो, ठीक है, तो उसी को आप क्रेडिट सेल्स के तौर पर तस्वर करेंगे। ठीक हो गया। तो ये दो रेशो ये होगी एफिशिएंसी रेशो की। तीन रेशो जो हैं वो ये हैं हमारी। इसमें क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो इन्वेंट्री जो है टर्नओवर रेशो क्या होती है, ये जाहिर है हमारे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती हैं, सीजीएस होता है, उसको अगर डिवाइड करें इन्वेंट्री पर तो हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो मिलती है, जिसे हम आईटी का नाम भी कहते हैं, या इसे हम स्टॉक टर्नओवर रेशो का नाम भी देते हैं। बास बुक्स में ये स्टॉक टर्नओवर रेशो के नाम से आई हुई होगी। ठीक हो गया, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमें क्या बता रही होती है, ये बता रही होती है कि जो हमारी जो इन्वेंट्री है वो कितने अरसे में जाकर वो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड बनती है, मतलब कि वो सेल्स के काबिल होती है वो चीज़ एक साल में कितने कितने अरसे में जाकर। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें सिर्फ यही बता रही होती है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट मेजर्स हाउ मेनी टाइम्स इन्वेंट्री हैज बीन टर्न्ड ओवर इनटू सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कि क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि कितने टाइम में, कि कितने वक्त में जो आपकी इन्वेंट्री है वो सोल्ड में, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्या मतलब है कि सील जो चीज़ें हैं वो आपकी सेल के लिए अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। तो इन्वेंट्री जब तक सेल्स नहीं बन जाते, अब यहाँ पर कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है, यहाँ पर आप अगर वो सीजीएस ना दिया हो तो आप यहाँ पर सेल्स दी हो तो यहाँ पर आप सेल्स भी ले सकते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है, या अगर कास्ट ऑफ सीजीएस ना दिया हो तो सेल्स को भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। इन्वेंट्री के ऊपर डबल स्टार का मतलब ये है कि एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग प्लस एंडिंग, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारी क्या बन जाती है, एवरेज इन्वेंट्री बन जाती है। अगर दोनों में से कभी ओपनिंग ना दी हो सिर्फ एंडिंग दी गई हो तो फिर एंडिंग इन्वेंट्री ही यहाँ पर आएगी। अगर एंडिंग ना दी गई हो ओपनिंग दी गई हो तो फिर ओपनिंग यहाँ पर आएगी। लेकिन अगर दोनों दी गई होंगी तो फिर उनकी एवरेज निकालने के बाद यहाँ पर आप पुटअप करेंगे उसे। ठीक हो गया। तो ये क्या शो कराती है, मेजर्स हाउ मेनी टाइम्स द इन्वेंट्री हैज बीन टर्न्ड ओवर इनटू सेल्स, के हाउ मेनी टाइम कितनी मर्तबा एक साल में आपकी इन्वेंट्री जो है वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब हमें ये इन्वेंट्री सिर्फ ये बता रही होती है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो प्रोवाइड इंसाइट इनटू लिक्विडिटी ऑफ इन्वेंट्री एंड टेंडेंसी टू ओवरस्टॉक। तो इससे क्या मालूम होता है, इससे मालूम होता है कि जैसे ही इन्वेंट्री को हम इन्वेंट्री
इस्तेमाल कहाँ पे होती है? ज़ाहिर है ये हमारी लिक्विडिटी रेशोज में इन्वेंट्री इस्तेमाल होती है ना, और वहाँ पर हम क्विक रेशो में ये जो है करंट रेशो में शामिल करते हैं इन्वेंट्री को। तो अगर इन्वेंट्री टर्नओवर हमारा अच्छा है तो इसका मतलब ये है कि लिक्विडिटी में हमें इन्वेंट्री बहुत अच्छा काम देगी, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, करंट लाइबिलिटीज को पे आउट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा ये हमारे में बताती है कि कितने टाइम में इन्वेंट्री सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये मालूम अगर हमें हो तो फिर उसके बाद जो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास है उसके बाद ही जाके हम नई जो है इन्वेंट्री स्टार्ट प्रोडक्शन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारा जो है ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ जाता है 60 डेज, ठीक है, अगर 60 डेज आ जाता है हमारे पास, तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि 60 दिन में जाके जो इन्वेंट्री हमारी जो है वो सोल्ड होती है, सेल्स आउट होती है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है कि हम 60 दिन के करीब करीब जाकर नई प्रोडक्शन करें, नई इन्वेंट्री बनाएं, क्योंकि हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो 60 दिन आ रहा है, कि ताकि 60 दिन में हमें एक आइडिया हो गया कि हर 60 दिन बाद हमारी चीज़ जो है इन्वेंट्री सेल आउट हो जाती है। तो लिहाजा हम 60 के करीब करीब जाकर नई प्रोडक्शन करते हैं, ताकि हम ओवर स्टॉक ना कर जाएं, चीज़ें ज़्यादा ना बना बैठें, और कल को वो हमारी चीज़ें क्या हो जाएं, ज़ाया ना हो जाएं। ठीक है। इन्वेंट्री का जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं। फर्ज करें कि आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो 10 रुपए है, और इन्वेंट्री आपके पास जो है वो इन्वेंट्री जो आपके पास है वो 10 है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 100 है, इन्वेंट्री आपके पास 10 है, तो आंसर आपका कितना आ गया? 10 दिन, 10 डेज। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो जितनी भी इन्वेंट्री होगी वो 10 दिन में जाके सेल आउट हो जाएगी। तो मतलब कि 10 दिन के करीब करीब जाके आप ऐसी प्रोडक्शन करेंगे कि 10 दिन बाद वो प्रोडक्शन आपकी इन्वेंट्री बने। इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है? जो स्टॉक होता है हमारा माल, जो हम स्टॉक करके रखते हैं कि उसे हम सेल आउट कर देंगे। तो मैनेजर क्या करेगा? 10 दिन, अगर उसे पता है कि एवरेज जो पीरियड आ रहा है, इन्वेंट्री का टर्नओवर आ रहा है वो 10 दिन आ रहा है, तो 10 दिन से पहले या तो 8 दिन 7 दिन में नई प्रोडक्शन शुरू करेगा, ताकि उसे पता होगा 10 दिन में ये हमारी इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी, सेल हो जाएगी, नई इन्वेंट्री इसके बाद हम वहां पर डाल देंगे। अगर उसे इन्वेंट्री टर्नओवर का ना पता होता तो क्या करता वो? धड़ाधड़ वो क्या करता, प्रोडक्शन करता रहता, इन्वेंट्री बढ़ती जाती, और साल के आखिर में उसके पास बहुत सारी इन्वेंट्री पड़ी होती, ना सेल होती, एक्सपायर हो जाती, बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए इन्वेंट्री टर्नओवर को मालूम किया जाता है। तो इसके अलावा इन्वेंट्री टर्नओवर को इन डेज में भी हम कर सकते हैं। ये वही जो पीछे हमने अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर को क्या था, कि जो आपका आंसर आता है इन्वेंट्री टर्नओवर का, उसको आप 365 के नोमिनेटर पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज आ जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एवरेज नंबर ऑफ डेज द इन्वेंट्री इज हेल्ड बिफोर इट टर्न इनटू द अकाउंट रिसीवेबल थ्रू द सेल्स। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि इन्वेंट्री कितने दिन जो है वो हमारे पास पड़ी रहेगी सेल्स होने से पहले। वही जो ऊपर वाली वही सेम उसी चीज को वो क्या बता रही थी, ये हमें पूरे साल का दौरान ये बता रही थी। ठीक है, कि साल में ये कितने दिन पड़ी रहेगी। तो मतलब कि साल में कितने मरतबा ये हमारी इन्वेंट्री जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चेंज होगी। लेकिन यहाँ पर ये बता रही है हमें इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज कि कितने दिन वो हमारे पास पड़ी रहेगी। तो बाकी सेम चीज़ है। आईटी से क्या मुराद है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ठीक है, या स्टॉक टर्नओवर रेशो, एक ही चीज़ का नाम है। इसके बाद हमारे पास है टोटल एसेट्स टर्नओवर। ठीक हो गया। टोटल एसेट्स टर्नओवर को हम कैपिटल टर्नओवर का नाम भी कहते हैं। सेम चीज़ है। टोटल एसेट्स टर्नओवर या एसेट्स टर्नओवर या कैपिटल टर्नओवर, ये एक ही नाम है। ये हमें बताता है कि आप जो टोटल एसेट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं उसके ऊपर जो सेल है उसकी क्या परसेंटेज है। अगर ज़्यादा परसेंटेज है तो इट्स मीन कि आप एसेट्स को अच्छी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, अगर कम परसेंटेज है तो इट्स मीन कि आप एसेट्स को अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे। डबल स्टार वही मतलब कि एवरेज आप टोटल एसेट्स लेंगे, ओपनिंग टोटल एसेट्स माइनस क्लोजिंग प्लस क्लोजिंग टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय 2 एवरेज आ जाएगा। अगर ओपनिंग या एंडिंग जैसे कोई एक ना दिया गया हो तो वही जो ओपनिंग है वो आपका बन जाएगा टोटल एसेट्स, या एंडिंग है वही आपका टोटल एसेट्स बन जाएगा। तो ये मैयर क्या करता है? इट मैयर द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ टोटल एसेट्स टू जनरेट सेल्स। तो क्या करता है? ये एसेट्स की एफिशिएंसी को बताती है ये रेशो, कि वो सेल्स को किस हिसाब से जनरेट कर रही है। ज़्यादा परसेंटेज है तो मतलब कि आपके टोटल एसेट्स की एफिशिएंसी अच्छी है यूटिलाइज की, कि वो ज़्यादा सेल्स
जनरेट कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ बना रहे हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो है हमारा, इसके बाद जो लास्ट है हमारे पास एफिशिएंसी रेशो की, वो है क्रेडिट टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। वैसे तो ये मैंने पीछे समझा भी दिया था, मुझे आइडिया नहीं था, मुझे याद नहीं था कि मैंने यहाँ डाला या नहीं डाला, लेकिन मैंने ज़बानी वहाँ इसलिए समझा दिया था कि अगर ना हो, आगे ना हो, तो आपको पता हो इस चीज़ का। तो इसमें क्या है, इसमें है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, वही जिस तरह डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो पढ़ा था। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो या अकाउंट पेएबल टर्नओवर रेशो एक ही चीज़ का नाम है। तो इसमें क्या है, क्रेडिट परचेज अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में हमने क्या किया था, क्रेडिट क्रेडिट सेल लिया था, और एवरेज क्रेडिटर्स। ठीक हो गया। तो उसको हम डिवाइड करें तो 36 टाइम्स आया है आंसर हमारा। 36 टाइम्स का मतलब है कि हम अपने क्रेडिटर्स को 36 दिन में पेमेंट कर देते हैं। ये क्यों लिया जाता है, अभी क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो इसलिए ली जाती है ताकि आपकी कंपनी को पता हो कि हर 36 दिन के बाद हमने एक क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं। उस हिसाब से वो अपने करंट एसेट्स को मैनेज करते हैं ताकि कल को पेमेंट में मसला ना हो। अगर उसे ना पता हो 36 दिन में हम पेमेंट करते हैं, तो वो बैठा रहता है हाथ पे हाथ रख के कि कल को क्रेडिट आएगा, हो सकता है इकट्ठे ही 10 बंदे आ गए पैसे लेने के लिए, जनाब हम तो खाली बैठे हुए हैं हाथ से, तो हमें तो पता ही नहीं था कि आप आज आ जाएंगे। क्योंकि जाहिर है करंट जो हमारे होते हैं ना लाइबिलिटीज, उनका पीरियड मेंशन नहीं होता, वो ये होता है कि साल से कम, 1 साल से कम है, वो कभी भी आ सकते हैं। वो अब जाहिर है इतना गैप नहीं देते। वो कोई जैसे आप उधार पे चीज़ परचेज करते हैं तो वो हो सकता है महीना दे दे, किसी से आप एसेट्स उधार पे ले रहे हैं तो हो सकता है वो आपको 6 महीने दे दें। तो इसलिए क्या है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो आपको बता देती है कि इतने दिन बाद आपने एवरेज पेमेंट देनी है। इसे एवरेज क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो का नाम भी कहते हैं। तो इसमें एक चीज जो पिछले में समझा रहा था ना, वही यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या है, इन एब्सेंस ऑफ परचेजेस, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ग्रास प्रॉफिट, माइनस ग्रास प्रॉफिट ट्रीटेड एज ए क्रेडिट परचेज। वो कहता है कि अगर आपके पास परचेजेस नहीं दी गई, अगर आपके पास क्रेडिट परचेजेस नहीं दी जाती, तो आपके पास कास्ट ऑफ गुड सोल्ड दी जाती है। तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड से माइनस आप कर दें ग्रास प्रॉफिट, वो आपके पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट परचेज आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा वो कहता है कि अगर आपके पास इन एब्सेंस ऑफ द ओपनिंग क्रेडिटर्स, अगर आपने जाहिर है एवरेज क्रेडिटर्स हम कब मालूम करेंगे, जब ओपनिंग हमारे पास हो और क्लोजिंग भी हमारे पास हो, दोनों को जमा करेंगे, दो पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज क्रेडिटर्स आ जाएंगे। तो वो कहता है कि अगर एब्सेंस है आपके पास ओपनिंग क्रेडिटर्स, मतलब कि ओपनिंग क्रेडिटर्स आपको नहीं दिए गए, तो आपके जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं वही आपको एवरेज क्रेडिटर्स कहलाएंगे आपके। अगर क्लोजिंग नहीं दिए हुए, सिर्फ ओपनिंग दिए हुए हैं, तो वो आपके एवरेज क्रेडिटर्स ओपनिंग वाले ही कहलाएंगे। ठीक हो गया। तो इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने तो ये पढ़ाया था कि एवरेज क्रेडिटर्स ही लिखना है यहाँ पर। तो वो देख लीजिएगा, हो सकता है पेपर में दोनों चीज़ें दी हों, हो सकता है एक चीज़ दे दे दूसरी चीज़ ना दे, तो वो आप देख लेंगे। इसके अलावा जो चीज़ें ये पढ़ रहे हैं ना, आप ये बुक रीड ज़रूर करें एफिशिएंसी रेशो के हवाले से। वो इंडियन बुक है, मुझे नाम नहीं आ रहा उसका, वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। इसके अलावा जो है वेन हॉर्न की बुक बड़ी अच्छी है, उसमें ये चीज़ें शेयर आउट की गई हैं। तो वहाँ से क्या है, आपके अंडरस्टैंडिंग में आपको हेल्प मिलेगी थोड़ी सी। यहाँ पर सिर्फ आप समझ रहे हैं, वहाँ आप देख लेंगे कि लिखे ना किस किस तरह है। आप एक एक रेशो पकड़ें, उसके ऊपर लिखना शुरू करें, और कोशिश करें 4-5 लाइनें उसके ऊपर लिखें, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी बन जाए, अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, और आपका जो है टेक्निक्स, जो है रिटर्न टेक्निक्स, वो भी अच्छी हो जाएं। और जो है ना रेशो एनालिसिस का, स्पेशली रेशो एनालिसिस का, और ये जो हम टोटल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, इसके नोट्स लाजमीन बनाएं, अपने हैंड रिटन नोट्स अच्छे से, ताकि कल कोई सवाल पेपर में आए तो आप आसानी से लिख सकें। मैं श्योरिटी इंशाल्लाह ताला देता हूँ कि इसमें से जो है 70-80% चांसेस हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं एनालिसिस, इसमें से सवाल आएगा। बड़ा मेन टॉपिक है ये। तो ये हो गया हमारा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। इसके बाद जो है अब हमारे पास है कुछ चीज़ें मैंने नोटेड करवाई हैं, आप इसे नोट कर लें। ये वही चीज़ है जो पीछे पढ़ रहे हैं कि डबल स्टेरिक का क्या मतलब है। डबल स्टार का क्या मतलब था, उसका मतलब था एवरेज, मीन्स के ओपनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2। अगर इसमें ओपनिंग ना दी गई हो तो क्लोजिंग जो है उसी को हम एवरेज स्टॉक लेंगे, अगर क्लोजिंग ना दी गई हो तो ओपनिंग को हम क्या करेंगे, एज ए एवरेज स्टॉक ले लेंगे। अच्छा, इन द एब्सेंस ऑफ क्रेडिट सेल, अगर आपके पास क्रेडिट सेल नहीं दी गई तो टोटल सेल को ही आप जो है ना
क्रेडिट सेल के तौर पर तस्वर करेंगे। बाद सवालों में है ना क्रेडिट सेल का, तो अगर क्रेडिट सेल सवाल में ना दी गई हो तो टोटल सेल जो है उसी को आप तस्वर करेंगे अपनी क्रेडिट सेल। ये सवाल जब मैं बीकॉम कर रहा था तो मुझे अभी भी याद है। तो पेपर देने गए हम, मेरी जो है ना पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से जो है ना उसमें एडमिशन था, वहीं से पढ़ते थे हम। तो मेरे ख्याल से 2014 की बात है, पेपर देने गए तो 100 नंबर का अकाउंटिंग का पेपर था। तो पेपर जब दिया, सारे सवाल कर लिए, मुझे तकरीबन आता था पूरा पेपर ही। पूरा पेपर करने के बाद जो है ना दो, मुझे वहीं से जब मैं पेपर देने लगा मुझे एक चीज़ याद आ गई, रेशो का सवाल था शायद, तो उसमें मुझे एक थोड़ी सी चीज़ याद आई कि यार मैंने ना वो थोड़ी सी गलती कर दी है। और वो 2 नंबर के पोर्शन मुझे लगा कि कैलकुलेशन में थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है। तो अब मुझे एग्जैक्ट वो मिस्टेक का नहीं याद है वो कौन सी थी। तो मुझे लगा कि 2 नंबर की मिस्टेक है। तो मैं मगरिब के टाइम जब दोस्तों के साथ वापस आया, रूम पे गए, हॉस्टल गया, तो यकीन जाने हॉस्टल पे मैं तकरीबन 2 घंटे रोता रहा कि मेरे 2 नंबर कट गए इसमें। तो वो क्योंकि क्रेज होता है इंसान को पता होता है कि मेरी बड़ी अच्छी तैयारी है, मुझे चीज़ें सारी आती हैं, चीज़ें आते हुए भी आपको अगर कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दें और आपको पता भी हो उस मिस्टेक का, तो फिर बड़ा दुख होता है। तो 2 घंटे में जो है ना रोता रहा उस चीज़ पर, बड़ा डिसहर्ट हुआ कि ये मैंने 2 नंबर मेरे किस तरह कट गए हैं। तो अकाउंटिंग में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंस अकाउंटिंग वगैरह में मेरे 100% नंबर ही मिलते रहे हैं मुझे। लेकिन वहाँ पर जो है ये हो गया, बात चीज़ें हो जाती हैं। और जितनी आपने मेहनत की हुई होती है उतना ही आपको मिलना होता है। शायद मैंने कहीं पे वहाँ पे थोड़ी सी मेहनत कम कम की थी, इसलिए मुझे वहाँ उसका जो है हर जाना भी भरना पड़ा। इसलिए आप जो है मेहनत जितनी करेंगे उतना ही आपको सिला मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उनकी हदीस मौजूद हैं, जैसे कि अब कुरान मजीद में भी एक जगह मौजूद है, मुझे याद नहीं है, उसका मफहूम यही है कि जो आप मेहनत करेंगे पहले उसको देखा जाएगा, फिर परखा जाएगा, फिर उसके मुताबिक आपको उसका सिला दिया जाएगा। तो जो भी हम मेहनत करते हैं ना, हो सकता है कि बाज़ स्टूडेंट ऐसे हों कि ये चीज़ उन्हें आज हेल्प ना कर रही हो, या वो हो सकता है बेड लक हो जाए, वो पास ना कर सके, लेकिन वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जाके उससे हेल्प आउट ज़रूर करते हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। तो कुछ तैयारी जो थी ना, मेरी ज़िंदगी का एक, जैसे लेक्चर लंबा हो जाएगा लेकिन बता देता हूँ। एक रेस्क्यू में एक सीट थी अकाउंट्स की, तो उसके लिए जो मैंने तैयारी की, सारा कुछ किया, तो उन्होंने इसके अलावा टाइपिंग भी मांग ली। मैं एक दफ़ा गया तो टाइपिंग स्पीड में मैं 1 पॉइंट समथिंग से फेल हो गया। दूसरी मर्तबा फिर मैं जो है तैयारी करके गया, दूसरी मर्तबा उन्होंने कहा कि आप चीज़ें डायरेक्ट सुनेंगे और आप डायरेक्ट लिखेंगे, आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख के नहीं लिख सकते, टाइप कर सकते, हम बोलेंगे आप लिखेंगे। तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, 50-60 की स्पीड हो तो आप पूरे उतरते हैं। तो वहाँ से फिर मैं रह गया एक दो उस कीज से। तो घर आया, घर बड़े परेशान हुआ, लाहौर से घर आया। घर आने के बाद जो है ना 1-2 दिन अल्लाह ताला से दुआएं की कि या अल्लाह मैंने तो बड़ी की है, तो तू देखने वाला है, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। तो 2-3 दिन बाद जो है ना मैंने एक जगह अप्लाई किया था, अप्लाई करने के बाद भूल गया था मैं कि मैंने अप्लाई भी किया था, बैंक में होता था मैं। तो मुझे कॉल आई कि आप लोगों का इंटरव्यू है, आप लोगों ने फलां सीट अकाउंट्स के लिए की थी अप्लाई, तो आप लोग आ जाएं। तो हम पहुंच गए वहाँ पे, स्टूडेंट हम तकरीबन 40 थे, 40 से 50। अब 40 से 50 स्टूडेंट जो वहाँ पर मौजूद थे, अब मैं तो बड़ा सूटेड बूटेड होके गया, और वहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे थे वो खाली जो है ना सॉफ्ट चप्पल चप्पल पहन के आए हुए थे, बड़े मतलब कि ज़्यादा तैयारी अच्छी नहीं थी। अब मैं सोच रहा था कि यार मैं तो इजीली हो जाऊंगा, मैं तो थ्रू आउट द स्टडी में 75% जो है प्लस ग्रेडेड है, तो मेरा तो कोई इशू ही नहीं है, ये इनसे क्या मुकाबला। मैं तो बड़ा अच्छा सूटेड बूटेड होके आया हूँ, तो इंटरव्यू वाले को भी प्रेस कर दूंगा, मैं इम्प्रेस करूंगा इस हवाले से। जब कुछ एक दो स्टूडेंट मेरे दाएं बाएं बैठे थे, मैंने उनसे पूछा, जब बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे जो है ना ओवरऑल 80% से प्लस हैं। तो ऐसे जब कुछ सब स्टूडेंट से पूछा तो मुझे पता चला वहाँ पर जितने भी 40-50 स्टूडेंट थे सब ऐसे थे जिनके 75% प्लस ग्रेडेड थे। तो सब अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। तब मुझे पता चला कि ये क्या हुआ है। अब जब इंटरव्यू हुआ ना, इंटरव्यू के बाद उन्होंने कहा कि भाई अकाउंट्स की जॉब है तो आपको खुद जाहिर है चीज़ें लिखनी पड़ेंगी कंप्यूटर में, हम टाइपिंग भी साथ लेंगे। तो मैंने तो पहले की हुई थी रेस्क्यू में, वहाँ फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने जब टाइपिंग ली तो स्पीड माशाल्लाह 40 प्लस आई, और वहाँ पे अच्छे जो है टॉप 10 में सेलेक्ट हो गए। तो बताने का मकसद क्या है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, मेहनत इंशाल्लाह ताला आपको आगे ज़रूर काम देती है।
तो बात चली थी 2 नंबर से, 2 नंबर से हम कहाँ पहुंच गए। तो क्या है कि वही आपके साथ ना हो, अगर क्रेडिट सेल ना दी गई हो तो टोटल सेल जो है उसको आप कंसीडर करेंगे क्रेडिट सेल के तौर पर, और वहाँ पर आप अपने न्यूमेरिक में लिख देंगे। तो इस चीज़ को आपने कभी भी स्किप नहीं करना, और मेहनत लाजमी करनी है। प्रैक्टिस जितनी हो सके आप करें। रेशोज की जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये उतनी ही अच्छी आएंगी। अगर इन्हें ज़बानी याद करेंगे भूल जाएंगी। उस ज़बानी याद मौके पर तो याद कर लेंगे लेकिन बाद में भूल जाएंगी चीज़ें, लेकिन अगर इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद आ जाएंगी आपको। तो इसके बाद है सॉल्वेंसी आर डेट्स आर लिवरेज रेशो। ठीक हो गया। अब ये आखिरी टॉपिक जो है हमारा इसका है रेशोज का, रेशो एनालिसिस का, वो है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो क्या होती है? सॉल्वेंसी जो फाइनेंशियल लिवरेज रेशो रेफर्स टू द अमाउंट of obligation or debt a company has or will be using to finance its business operations। तो सॉल्वेंसी रेशो एक ऐसी रेशो होती है जो हमें बता रही होती है कि हमने ओब्लिगेशंस को या डेट्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी बिजनेस ऑपरेशंस को किस तरह चलाया है। मीन्स कि ये आपको बता रही होती है कि आपके जो डेट्स हैं, लॉन्ग टर्म जो लोन है, लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, लॉन्ग टर्म ओब्लिगेशंस हैं, वो कितनी शामिल हैं आपके बिजनेस के ऑपरेशंस में। वो एक्चुअली हमें बता रही होती है सॉल्वेंसी रेशो। लिक्विडिटी रेशो हमें बता रही होती है कि आपने की सलाहियत जो है, एबिलिटी कितनी है शॉर्ट टर्म डेट्स को पे करने की। सॉल्वेंसी रेशो हमें बता रही होती है कि आपके बिजनेस ऑपरेशंस में जो डेट्स हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स हैं या ऑब्लिगेशंस हैं, उनका कितना पार्ट मौजूद है। मीन्स कि आपके बिजनेस ऑपरेशंस कितनी परसेंट लाई कर रहे हैं आपकी ऑब्लिगेशंस या आपकी डेट्स के ऊपर। ठीक हो गया। इसे हम सॉल्वेंसी रेशो या डेट रेशो या लिवरेज रेशो कहते हैं। लिवरेज रेशियो रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट कंपेयर टू द इक्विटी और कैपिटल। तो वही बात, मतलब कि ये एक प्रोपोर्शन को शो कर रही होती है, रेफर कर रही होती है कि आपके इक्विटी या कैपिटल के ऊपर कितना पोर्शन है डेट्स का। तो आगे चल के देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आ जाते हैं डेट टू इक्विटी रेशो। ठीक हो गया। डेट्स टू इक्विटी रेशो क्या होती है? इनकी ऐसा करेंगे आप अहमद कुरैशी, आप कोई भी बुक लेंगे ना, उसमें छोटे छोटे इनके ऊपर एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप वहां से जो है चेक करें, देखें, एग्जांपल लें, अपनी तरफ से खुद फिगर लिखें, नेट गूगल करें, गूगल से कुछ जो है एग्जांपल्स ले लें इनकी, और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, हो जाएंगी। जितनी भी 4 बुक्स हैं, 4 बुक्स में ये रेशो दी गई हैं। वहां पर हर चैप्टर के आखिर में छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं रेशोज के हवाले से, वहां से वो करें। इंशाल्लाह ताला एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई इशू आता है फिर मुझसे पूछें, कोई चीज़ समझ नहीं आती है उनमें फिर मुझसे पूछें, इंशाल्लाह ताला मैं भी आपको गाइड करूंगा इस हवाले से। तो लिवरेज रेशो में सबसे पहले होती है डेट टू इक्विटी रेशो, के मतलब के शेयर होल्डर जो है इक्विटी, उसके मुकाबले में हमारे डेट्स जो हैं वो कितने परसेंट हैं। इस चीज़ को जो बताती है वो हमें डेट टू इक्विटी रेशो होती है, वो बताती है। जैसे नाम से जाहिर है, डेट टू इक्विटी मीन्स के इक्विटी में और डेट्स में क्या रेशो है, क्या तनासब है, क्या परसेंटेज है। तो ये क्या बताती है? इट इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच डेट्स फाइनेंसिंग इज यूज्ड रिलेटिव टू द इक्विटी फाइनेंसिंग। तो हमें ये क्या बताती है? ये डेट इक्विटी रेशियो हमें बताती है कि जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस हैं या बिजनेस में जो हमारी फाइनेंसिंग हुई है, उसमें डेट्स का जो है कितना पोर्शन मौजूद है इक्विटी के मुकाबले में। तो ये हमें क्या बता रही होती है? डेट टू इक्विटी रेशियो बता रही है। हो सकता है ये आ जाता है 50%। ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो हमारी जो बिजनेस है उसमें 50% जो है हमारी फाइनेंसिंग वो डेट्स पर मुश्तमिल है, जो कि जो हमारी प्रोडक्शंस हो रही हैं उसके ऊपर, जो हमें सेल्स होगी उसके ऊपर, जो अर्निंग होगी उसका 50% हम किसको पे करेंगे? हम डेट्स या क्रेडिटर्स को पे करेंगे जिन्होंने लॉन्ग टर्म डेट्स हमें दिए हुए हैं। ठीक हो गया। इसका मतलब ये होता है। दूसरी जो है डेट्स टू द टोटल एसेट्स, मतलब कि इसका ये हमें बताती है कि हमारी जो टोटल एसेट्स के ऊपर जो फाइनेंसिंग हुई है, जो टोटल एसेट्स हमने परचेज किए हुए हैं, उसमें कितना पोर्शन डेट से लिया गया है। ये चीज़ हमें ये बताती है। इट शोज द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द फर्म इज यूजिंग बोरोइंग मनी। मीन्स के ये हमें बताती है जो हमारे सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उसमें ये हमें बताती है कि जो डेट्स हैं उसका कितना परसेंट पोर्शन शामिल है हमारे जो टोटल एसेट्स हैं उसमें। कि ये बताती है आसान जबान में कि हमारे जो एसेट्स हैं वो कितने परसेंट लाई कर रहे हैं डेट्स के ऊपर, कितने परसेंट वो लाई कर रहे हैं इक्विटी के। ठीक है।
तो ये चीज़ हमें शो आउट करी होती है। तो ये डेट टू इक्विटी, अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ और याद आ गई है, यहाँ पर डेट टू टोटल एसेट्स के अलावा इक्विटी रेशो भी एक ली जाती है। ये आप लिख लें, शायद मैंने यहाँ नहीं दिया हुआ। इक्विटी रेशो क्या होती है? इक्विटी रेशो होती है कि टोटल इक्विटी, यहाँ पर डेट्स की जगह पे इक्विटी आ जाती है, शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इसे हम नेट वर्थ रेशो भी कहते हैं इसे हम। और इसके अलावा जो है, इसे मेरे जहन में था जब मैं ये लेक्चर देख रहा था, कि मैं आपको वहाँ से गाइड कर दूंगा। एक और नाम भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, इक्विटी रेशो इस्तेमाल होता है। और हाँ, नेट वर्थ रेशो, इक्विटी रेशो और प्रोप्राइटी रेशो, इसी एक चीज़ का नाम है। प्रोप्राइटी रेशो, इक्विटी रेशो, नेट वर्थ रेशो, ये एक ही चीज़ का नाम है। उसमें क्या आ जाता है? इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा नेट इक्विटी रेशो, नेट वर्थ रेशो या प्रोप्राइटी रेशो, वो हमें होती है कि हमारे जो टोटल एसेट्स में उसमें इक्विटी का कितना रोल है, इक्विटी कितने परसेंट है। ठीक हो गया। और डेट टू टोटल एसेट्स रेशो हमें बता रही होती है कि टोटल एसेट्स जो हैं उसमें हमारी डेट का कितना पोर्शन मौजूद है, हमारे जो एसेट्स हैं वो कितना लाई कर रहे हैं डेट्स के ऊपर। हमारे जो टोटल एसेट्स हैं वो जो फाइनेंसिंग की गई है, वो डेट से, जो डेट्स हैं कर्जाजात से, लोन से कितना लिया गए हैं हमारे एसेट्स, तो ये इस चीज़ को शो आउट कर रही होती है। तो इसके अलावा जो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये बड़ी अहम है। जिस तरह टाइम इंटरेस्ट रेशो जो थी ना, टाइम इंटरेस्ट एवरेज कलेक्शन पीरियड जो थी, वो अच्छी, वो बड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसमें टाइम इंटरेस्ट अर्नड रेशो या इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये भी इस्तेमाल होती है सॉल्वेंसी रेशो में। ये ईबीआईटी दिया हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ईबीआईटी क्या होता है। अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। ठीक हो गया, इंटरेस्ट एंड टैक्स। सॉरी, ये क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मींस के जो आपके इंटरेस्ट होता है और टैक्स होता है, उससे पहले कौन सी चीज आती है आपके पास? वो ऑपरेटिंग इनकम आती है आपके पास। इसी तरह ही है ना, ग्रास प्रॉफिट से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को निकाल देते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मींस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस। उन सबको जब हम निकाल देते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है। अब ऑपरेटिंग इनकम से हम जब इंटरेस्ट और टैक्स को निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? नेट इनकम आ जाती है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है वो लेते वक्त हम क्या रखेंगे? ईबीआईटी को लेंगे। ईबीआईटी मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक हो गया। उसको डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इंटरेस्ट कवरेज रेशो आएगी। ये क्या करती है? इट इंडिकेट्स द एबिलिटी टू कवर इंटरेस्ट चार्जेस, टेल्स नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज अर्नड। ठीक हो गया। तो ये हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि जो रेशो आती है कि ये कितना परसेंट है, ये जिस जो हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंस को पे आउट करेंगे। तो जाहिर है, जो जब ये रेशो आएगी, जो ईबीआईटी आती है, इसके बाद बारी होती है इंटरेस्ट एक्सपेंस को पे माइनस करने की। जब आपके पास ईबीआईटी आती है और उसे इंटरेस्ट एक्सपेंस से आप माइनस डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास एक रेशो आती है और वो आपको बताती है कि आपने जो इंटरेस्ट अर्न किया है या इंटरेस्ट पे किया है, उसके वो कितना परसेंट है ईबीआईटी का। ये सिर्फ इसी चीज़ को शो आउट कर रही होती है। अब प्रोप्राइटी रेशो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो प्रोप्राइटी रेशो को हम क्या कहते हैं? इक्विटी रेशो कहते हैं। इसी को हम नेट वर्थ रेशो भी कहते हैं। प्रोप्राइटी जो है फंड्स, ये कुछ ज़्यादा वो नहीं है। प्रोप्राइटी फंड्स को ही हम इक्विटी कहते हैं। ठीक हो गया। प्रोप्राइटी फंड को हम दूसरे नाम में इक्विटी का नाम देते हैं। तो यहाँ प्रोप्राइटी फंड लिखते हैं या इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स लिखते हैं, तो एक ही बात है। तो ये बता रही होती है कि हमारे टोटल एसेट्स में इक्विटी का कितना पोर्शन है, या हमारे टोटल एसेट्स कितना बेस कर रहे हैं इक्विटी के ऊपर। ठीक हो गया। अब प्रोप्राइटी फंड्स जो है वो कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर और प्लस रिजर्व या सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? ये होता है कि बाज़ औक़ात रिजर्व सरप्लस में दो चीज़ें आती हैं। एक इसमें आता है आपकी रिटेन अर्निंग, जो आपने प्रॉफिट का जो पोर्शन आपने बचा लिया है, उसे हम रिटेन अर्निंग कहते हैं, कि वो आता है। दूसरा बाज़ औक़ात इसमें आ जाता है कि आपके ने कोई एसेट्स लिया था और 1 लाख रुपए का, तो 3 साल बाद वो आपने बेचा 1,20,000 का, तो 20,000 ऊपर आप वो आपके क्या थे? सरप्लस थे, जो आपको आपने कुछ नहीं किया और मुनाफा मिल गया आपको। तो वो सरप्लस बाज़ औक़ात क्या होता है? कैपिटल का हिस्सा बन जाता है। रिजर्व होते हैं आपके
कि आप जो है ना बाज़ औक़ात प्रॉफिट में से कुछ या कैपिटल में से या प्रॉफिट का कुछ पार्ट आप एक साइड पे रिजर्व कर लेते हैं इन फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में से कहीं पे आप इस्तेमाल करेंगे। रिजर्व की फिर काफ़ी टाइप्स होती हैं, जनरल रिजर्व होता है, स्पेशल रिजर्व होता है, कंटीजेंसी रिजर्व होता है, वो एक अलग टॉपिक है, उसे ना छेड़े तो बेहतर है। लेकिन बहरहाल ये है कि रिजर्व क्या होता है, एक स्पेशल अमाउंट होती है जो हम बचा के रखते हैं इन फ्यूचर नीड के लिए। और सरप्लस क्या है, या वो सरप्लस प्रॉफिट हो सकता है, या सरप्लस क्या होता है कि आपने कोई चीज़ जो है वो ज़्यादा प्राइस में सेल कर दी जितने से ली थी, तो उसे हम क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर्स कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में थोड़ा सा मैं डिफरेंस आपको समझा देता हूँ। इक्विटी शेयर्स कैपिटल कौन सा होता है, वो ऐसा कैपिटल होता है जो कंपनी के जो हकीकी मालिक होते हैं, असल मालिक होते हैं, ओनर्स होते हैं, वो जो रुपया पैसा लगाते हैं वो इक्विटी शेयर्स कैपिटल कहलाता है। प्रेफरेंस शेयर्स क्या कैपिटल क्या होता है, बाज़ कंपनियां ऐसी होती हैं कि वो क्या करती हैं, वो उनके पास जब कैपिटल की कमी आती है ना, तो वो कहते हैं कि यार हम डेट्स की तरफ नहीं जाते कि हम कर्जा लें, कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट हो सकता है ज़्यादा हो, तो वो ऐसे कुछ शेयर्स मार्केट में बेच देते हैं। वो ऐसे शेयर्स होते हैं, वो कहते हैं कि हम प्रेफरेंस शेयर्स देंगे या ऐसे शेयर्स देंगे जिनके ऊपर हम डिविडेंड देंगे। ठीक है, जिनके ऊपर हम क्या करेंगे, डिविडेंड देंगे, और डिविडेंड हम उन पे एक खास परसेंट के हिसाब से देंगे कि अगर मुनाफा होगा तो मुनाफे क्या 10% वो मुका लेते हैं या 5% फिक्स कर लेते हैं, तो वो हम क्या करेंगे, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे। तो उनको अगर नाम दे देते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, कि क्या है मतलब प्रेफरेंस दी जाती है उन्हें उनके डिविडेंड देने में। इसके अलावा जो है क्या कहलाते हैं, इसके अलावा होता है इस तरह है कि अगर उन्हें एक साल उनसे तय की जाती है हम हर साल आपको 5% डिविडेंड देंगे। अगर एक साल में नुकसान हो गया है तो जाहिर प्रॉफिट नहीं था, नुकसान हो गया है, तो वो उन्हें डिविडेंड इस साल नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगले साल या उससे अगले साल जैसे ही आपकी कंपनी मुनाफा कमाएगी, प्रॉफिट कमाएगी, तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले बंदे होंगे, उन्हें 5% पिछले वाला प्रॉफिट, 5% इस साल वाला प्रॉफिट, तो 10% सबसे पहले उन्हें दिया जाएगा। बाकी जो मुनाफा बच जाएगा या रकम प्रॉफिट की बच जाएगी, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स जिन्हें जिन्हें हम दूसरे अल्फाज में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कहते हैं, तो उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, दो किस्म के स्टॉक होते हैं, कैपिटल दो किस्म का होता है। एक कौन सा होता है, कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं, और एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। कॉमन स्टॉक होल्डर्स वो ऐसे बंदे होते हैं जो कंपनी के असल हकीकी मालिक होते हैं, और जिन्हें बचा कुचा जो है प्रॉफिट उसका डिविडेंड दिया जाता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें क्या करा जाता है, प्रेफरेंस बेस पर उन्हें डिविडेंड दिया जाता है, और खास परसेंट से दिया जाता है, उस परसेंट के आगे पीछे नहीं किया जाता। और इनके जो पावर्स में क्या फ़ायदा होता है, फ़र्क है। अब एक हो ना कि सर उससे तो हम प्रेफरेंस दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैपिटल वालों को, तो ये तो अच्छे हो गए, मतलब हमें फिर हम क्यों ऑर्डिनरी या इक्विटी शेयर होल्डर्स क्यों लें हम, तो हम यही ले लें। इसमें ये होता इस तरह है कि ऑर्डिनरी या इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उन्हें एक कुछ खास किस्म के राइट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर वो मैनेजमेंट जो है उसके में वो अमल दखल करते हैं, उन्हें वोटिंग पावर्स होती है कि कंपनी के अंदर कोई वोटिंग होती है तो उसमें वो वोट दे सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या है, वो एक किस्म के जो हैं वो लाताल्लुकी होते हैं, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करते, इसके अलावा उन्हें जो है वोटिंग राइट्स भी उन्हें नहीं मिलते। ठीक हो गया, तो ये क्लियर है प्रोप्राइटरी रेशो, जिस तरह मालूम करनी है आप मालूम कर लेंगे। कैपिटल गेन और सरप्लस एक ही चीज़ है। राशिद अली ने सवाल किया है कि सर कैपिटल गेन जो है वो क्या है। कैपिटल गेन जो है और सरप्लस ये सेम चीज़ है। अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैपिटल गेन का नाम दिया जाता है। इनकम स्टेटमेंट जब हम अकाउंट बनाते हैं, मतलब कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब मतलब शेप में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनती है अकाउंट शेप में, जब उसमें बनाए तो हम कैपिटल गेन कहते हैं, और जब हम इनकम स्टेटमेंट में नाम लें तो हम उसे सरप्लस का नाम कहते हैं। बिल्कुल फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्स नहीं दिया जाता। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कितना दिया जाएगा मीटिंग में। हो सकता है वो 5% दें, 10% दें, 15% दें, हो सकता है वो बिल्कुल भी ना दें, सब सारा का सारा प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग बना दें ताकि कल को इस्तेमाल कर सकें, बिजनेस इंक्रीज कर सकें। तो ये हमारी रेशो मुकम्मल हो गई है, सॉल्वेंसी या डेट या लिवरेज रेशो। इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से ही आएगा, कोई सवाल आएगा तो इसके अलावा और ना करें तो बेहतर है। ये कोई एक आध दो बच भी गई हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं थी, जस्ट फॉर नॉलेज है, उन्हें ना करें आप। तो जो आपको दी गई हैं रेशोज ये काफ़ी हैं, ये 20 25 30 बन जाती हैं। तो एक सवाल है कि लिक्विडिटी रेशो और सॉल्वेंसी रेशो में क्या फ़र्क है।
ये शायद एक सवाल आया भी हुआ था। लिक्विडिटी रेशो को जो बार बार जैसे मैंने आपको बताया था, लिक्विडिटी रेशो क्या होती है? फर्म की एबिलिटी होती है टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशंस। लिक्विडिटी रेशो हमें बताती है किसी कंपनी की एबिलिटी को कि वो शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशन को पे किस तरह करती है। ठीक हो गया, वो हमारी लिक्विडिटी रेशो होती है। जबकि सॉल्वेंसी रेशो क्या होती है? सॉल्वेंसी रेशो ए फर्म्स एबिलिटी टू सस्टेन इट्स एक्टिविटी एंड टू लॉन्ग टर्म। ठीक हो गया। सॉल्वेंसी रेशो में क्या बताती है? ये बताती है कि हमने कंपनी की एबिलिटी क्या है कि वो अपनी लॉन्ग टर्म जो एक्टिविटी है उसको सस्टेन रख सके, उसको कायम रख सके। और उसके लिए क्या होता है? सॉल्वेंसी डेट्स लिए जाते हैं। कंपनी जो है लॉन्ग टर्म डेट्स लेती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लेती है, कर्जा लेती है, ताकि वो अपने जो एसेट्स हैं उनको में इजाफा कर सके और उन्हें लॉन्ग टर्म बिजनेस को रन कर सके। तो इसलिए सॉल्वेंसी रेशो सिर्फ यही बताती है कि किसी भी कंपनी जो है उसमें ओब्लिगेशन, जो लॉन्ग टर्म ओब्लिगेशंस हैं, उनका कितना पार्ट फिक्स एसेट्स में मौजूद है या टोटल एसेट्स में मौजूद है, ये सॉल्वेंसी रेशो हमें बता रही होती है। लिक्विडिटी रेशो हमें शॉर्ट टर्म एबिलिटी को बता रही होती है। ठीक है। सॉल्वेंसी रेशो का ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम कहें कि लॉन्ग टर्म जो पेमेंट है उसकी एबिलिटी को शो करती है। लॉन्ग टर्म जो है, जो पेमेंट की एबिलिटी या लॉन्ग टर्म की जो ओब्लिगेशंस हैं उनकी एबिलिटी को नहीं बता रही होती, बल्कि ये हमें बता रही होती है कि लॉन्ग टर्म के जो एसेट्स हैं उनमें कंट्रीब्यूशन जो है उसको बता रही होती है। सॉल्वेंसी रेशो के लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हैं उनमें हमारी जो डेट्स हैं उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये हमारा रेशो एनालिसिस कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद जो है हमारे पास एक बच गया था मार्केट रेशो। बास बुक्स में नहीं दी गई, मोस्टली बुक्स में नहीं दी गई, मोस्टली बुक्स में दी गई है। मार्केटिंग रेशो को भी आपको पता होना चाहिए, जो पांचवी टाइप्स है। तो आज मैं इसे स्किप कर रहा था, लेकिन मैंने बाद में सोचा कि इसे शामिल कर दूं तो अच्छा है। मार्केटिंग रेशो के बारे में हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए। मार्केटिंग रेशो में दो रेशो बड़ी ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। वो होती है, एक है ईपीएस। ईपीएस का क्या मतलब है? अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर किसने मालूम होगा कि एक का जो है टोटल हमारे जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, मतलब कि टोटल शेयर जो किसी लोगों ने परचेज किए हुए हैं, वो फर्ज करें 100 हैं। फर्ज करें वो कितने हैं? 100 हैं। और नेट इनकम जो हमारी आई है वो भी हमारी 100 रुपये आई है, फर्ज कर रहे हैं। तो जो नेट इनकम है उसे अगर हम टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब होता है वो शेयर जो लोगों ने परचेज किए हुए होते हैं, ठीक है, उसे हम आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहते हैं। शेयर्स होते हैं ना, बात बात ऐसे शेयर्स होते हैं वो कंपनी जो लोग परचेज नहीं करते, कंपनी में वैसे रह जाते हैं। बात किस्म के शेयर्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, लोग परचेज कर लेते हैं। जब कोई भी कंपनी बनती है ना, जब कोई भी कंपनी बने तो उसका एक खास कैपिटल बना दिया जाता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन से अप्रूवल ली जाती है कि हमारे टोटल शेयर इतने होंगे, फर्ज करें वो 1000 होंगे, लाख होंगे। और फिर कंपनी फर्दर टू टाइम जो है कुछ शेयर्स को जो है वो क्या करती है, इशू करती रहती है। कुछ शेयर को अपने पास रिजर्व रखती है ताकि कल को रकम की जब जरूरत हो तो शेयर्स को हम क्या करें, वो वहाँ पर मार्केट में बेच दें। तो फर्ज करें उनको, उन्हें अगर वो इजाजत लेते हैं कि 1 लाख के शेयर हमने देने दे सकती है ये कंपनी, तो वो क्या करते हैं, शुरू शुरू में 50,000 के शेयर सेल आउट कर देते हैं, 50,000 के रिजर्व कर लेते हैं कि कल को जब हमें रकम ज्यादा इस्तेमाल जरूरत होगी तो हम बाकी 50,000 के सेल आउट कर देंगे। तो क्या है कि टोटल इनकम को अगर टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर पे तकसीम कर दें तो वो हमारे पास जो जवाब आता है वो पर शेयर आता है। मतलब कि एक जो शेयर है वो 1 रुपया कमा रहा है। ठीक हो गया। नेट इनकम 100 रुपये थी, 100 टोटल हमारे पास शेयर होल्डर थे। तो क्या हो गया कि जो हर शेयर जो है वो 1 रुपया कमा रहा है, तो मतलब क्या हो गया, अर्निंग पर शेयर की जो पर शेयर की जो अर्निंग है वो 1 रुपया बन रही है। तो अर्निंग पर शेयर हमें ईपीएस क्या बता रही होती है? ये बता रही होती है कि कोई भी जो शेयर होल्डर है उसकी एक शेयर के ऊपर उसे कितनी रिटर्न मिल रहा है। ठीक हो गया। प्राइस अर्निंग रेशो हमें बताती है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ये हमें बताती है कि मार्केट के मुकाबले में आप कहाँ पर लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। फर्ज करें मार्केट 10 पे है और आपका जो पीई रेशो जो है वो आ गई है 11, तो इट्स मीन कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप मार्केट से 1 रुपया ऊपर जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब है कि मार्केट प्राइस, और अर्निंग का मतलब है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर यहाँ पे। ठीक है, इसे बेशक आप काट दें, ये आपको कंफ्यूज करेगा। आप यहाँ पे लिख दें मार्केट प्राइस पर शेयर। अच्छा, यहाँ पर शेयर लेना है आपने।
मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो जो आंसर आएगा वो बताएगा आपका प्राइस अर्निंग रेशो या मार्केट रेशो, ठीक है, या बुक वैल्यू को शो कर रहा होता है हमारा। तो ये मार्केट रेशोज हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। ईपीएस इसलिए इस्तेमाल होती है ताकि लोगों को दिखाया जा सके, ये देखें हम पर शेयर पे इतना आपको मुनाफा दे रहे हैं। जैसे बैंक नहीं होते, वो आपको बता रहे होते हैं कि हम 13% मुनाफा दे रहे हैं, हम 14% दे रहे हैं। इस तरह ईपीएस से जो कंपनी शो कर रही होती हैं, वो कहती हैं जो जिसकी अच्छी अर्निंग हो ना, वो शो करती हैं, देखें हम 2 रुपीज़ पर शेयर दे रहे हैं हम, या 10,000 पर शेयर दे रहे हैं, हमसे हमारे पास आए हम शेयर। जाहिर है लोग ज़्यादा परचेज करेंगे, डिमांड ज़्यादा होगी, तो शेयर की प्राइस भी अप हो जाएगी। तो प्राइस अर्निंग रेशियो इसलिए दी जाती है ताकि मार्केट से कंपेयर करके लोगों को बताया जाए कि देखें जी, कंपनी जो है मार्केट 10 रुपए पे ठहरी हुई है लेकिन हम 11 रुपए पे हैं। तो हमारे पास हमारी कंपनी अच्छी मार्केट से अच्छी परफॉर्म कर रही है, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, आए हमारी कंपनी के शेयर परचेज करें। तो ये क्या है कि मार्केट को कैप्चर करने के लिए ये जो रेशियोज इस्तेमाल होती हैं। तो अगर उसमें आ जाते हैं पेपर में, तो ये भी आप लिखिएगा लाजमी, ये एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो इसके अलावा जो लास्ट हमारे पास बचा था वो था क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, जिसे हम रिलेटिव एनालिसिस भी कहते हैं। रिलेटिव एनालिसिस क्या होता है? तो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस होता है कि आप क्या करते हैं, बाज़ औक़ात आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो पॉइंट्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, या एलिमेंट्स होते हैं, उनको आप किसी दूसरी जो आप जैसी और कंपनी है या कोई और आपसे अच्छी कंपनी है उसके जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। कि आप जो हैं, जो आपके सेक्शंस हैं, इसके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो सेक्शंस हैं, उन्हें क्रॉस करते हैं किसी दूसरी कंपनी के साथ और देखते हैं वो उस कंपनी की वो कितनी है और मेरी कंपनी की वो कितनी आ रही है। तो इसे हम क्रॉस सेक्शन एनालिसिस कहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस कंपेयर ए फर्म फाइनेंशियल रेशो, ठीक है, compare a firm financial ratios to the these of its peers at the same point in time। मीन्स क्या है कि आप क्या कहते हैं, अपनी फाइनेंशियल जो रेशियोज होती हैं आपकी, उन्हें आप अपने जो पेयर्स कंपनी होती है, आप जैसी दूसरी कंपनी होती है, उसके साथ मैच करते हैं, उसके साथ क्रॉस करते हैं, उसी के साथ आप कंपेयर करते हैं और एक खास पॉइंट में, मतलब कि जो आज का पॉइंट है, आज 2022 चल रहा है, तो दूसरी कंपनी की जो बैलेंस शीट है 2022 की लेंगे, आपकी जो 2022 की बैलेंस शीट है आप उसको लेंगे, तो उनके जो आपस में जो रेशोज हैं उन्हें एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, या आइटम्स हैं उन्हें एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। इट्स इन्वॉल्व कंपेयरिंग ऑफ द फर्म रेशोज टू द दोज ऑफ द इंडस्ट्री लीडर्स, पेयर ग्रुप्स ऑफ द इंडस्ट्री एवरेज। तो क्या है कि इनमें इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, कंपेयरिंग की जाती है बैलेंस शीट्स की या आपके रेशियोज की, कंपनी के जो सेम इंडस्ट्री में जो लीडर्स हैं उनके साथ, जैसे जो पेयर ग्रुप हैं जो आपके सेम आप जैसे ही दूसरी कंपनीज हैं उनके साथ कंपैरिजन की जाती है। इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं क्या है। जैसे कि इसकी एग्जांपल ये यहाँ पे दी गई है क्रॉस सेक्शन एनालिसिस की। तो इसमें क्या है कि एक कंपनी जो थी, मेमोथ एक कंपनी थी और एक टिनी एक कंपनी थी, दो कंपनियां हैं। अब रेवेन्यू, ज़ाहिर है उनका आपस में कंपैरिजन रेवेन्यू का किया जा रहा है, फिर उनका सीओजी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है उसका आपस में कंपेयर कर रहे हैं। सेम 2022 की हैं ये, 2022 के हैं ये टोटल इंफॉर्मेशन। फिर ग्रास प्रॉफिट जो है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, उनके रेशो जो है उसे कंपेयर कर रहे हैं कि हमारी 100% है, उनकी भी 100% है। उनका ज़ाहिर सेल्स तो हमेशा 100% ही होती है ना, तो बेस बनाया गया है सेल्स को यहाँ पर। तो सीजीएस सेल का 61% है, और मेमोथ कंपनी का और टिनी कंपनी का 35% है। तो देखें सीजीएस जो है मेमोथ कंपनी का ज़्यादा है, टिनी कंपनी का कम है, लेकिन ग्रास प्रॉफिट जो है वो टिनी कंपनी का ज़्यादा है और हमारा जो है मेमोथ कंपनी जो है उसका कम है। इसके अलावा जो है रेंट डेप्रिसिएशन या नेट प्रॉफिट को फिर जाके वो कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि जो टिनी कंपनी था उसका जो ग्रास प्रॉफिट वो 64% था, और हमारी जो कंपनी दूसरी मेमोथ कंपनी थी उसका 38% था। लेकिन अगर कंपेयर करें जाके इनके नेट प्रॉफिट को, तो नेट प्रॉफिट जो है टेनी कंपनी का कम हो गया, बहुत कम हो गया है, और मेमोथ कंपनी का उससे ज़्यादा हो गया। तो ये क्या है? ये क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कहलाता है ये। क्लियर है? इसके बाद जो है, नहीं, ये जो मार्केटिंग रेशो हैं ये मार्केटिंग रेशो के नाम से ली जाती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में नहीं आती है।
इसके बाद जो है क्रॉस सेक्शन एनालिसिस और टाइम सीरीज एनालिसिस में थोड़ा सा फर्क मैं आपको बता दूं क्या फर्क है। क्रॉस सेक्शन एनालिसिस जो मैंने बता दिया कि रेशोज को दूसरी कंपनी के साथ आप कंपेयर करते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस में क्या होता है कि आप पिछले टाइम के जो बहुत सारे जो पीरियड्स होते हैं उनको आपस में उनकी सीरीज को चेक करते हैं कि पिछले टाइम में हमारे पास कितना मुनाफा था, उससे अगले साल कितना हुआ, उससे अगले साल कितना हुआ और आज कितना हुआ, उससे फिर गेस करते हैं कि इन फ्यूचर में क्या होगा। ठीक हो गया, इसे टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस इज इवेल्युएशन ऑफ फर्म परफॉर्मेंस ओवर टाइम। कंपनी की परफॉर्मेंस को देखा जाता है ओवर टाइम्स के दरमियान। लेकिन क्रॉस सेक्शन एनालिसिस में ऐसा नहीं किया जाता। क्रॉस सेक्शन एनालिसिस में किसी दूसरी कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ आप अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। टाइम सीरीज अलाउ द फर्म टू कंपेयर इट्स करंट परफॉर्मेंस टू इट्स पास्ट परफॉर्मेंस एंड लुक फॉर ट्रेंड्स। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं आप, टाइम सीरीज एनालिसिस में क्या करते हैं, आप सिर्फ अपनी ही कंपनी की करंट परफॉर्मेंस को उसकी पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं ताकि आपको आप क्या कर सकें, फ्यूचर के ट्रेंड को देख सकें कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड रहेगा पास्ट की बिना पर। लेकिन क्रॉस सेक्शन एनालिसिस में क्या करते हैं, आप अपनी कंपनी की जो करंट सिचुएशन है उसको किसी दूसरी कंपनी की करंट सिचुएशन के साथ कंपेयर करते हैं। ये इसमें फ़र्क है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। असाइनमेंट जो है मैं नहीं देना चाह रहा आज, क्योंकि पिछले दो असाइनमेंट आपकी मेरे पास पेंडिंग जा रही हैं। मेरी तबीयत से ठीक नहीं थी तो मैं चेक नहीं कर सका। तो आवाज़ से भी लग रहा होगा आपको, तो जाहिर है ये तो आपको मुस्तकबिल था। मैं नहीं चाहता था कि छुट्टी लूँ या आप उसे एक्सक्यूज़ करूँ। तो जितना पॉसिबल था मैंने आपको पढ़ा दिया, जितना मैं कर सकता था मैंने कर लिया। असाइनमेंट के लिए मेरी मजबूरी है कि जाहिर है जब तक मैं बिल्कुल सेट नहीं हो जाता तो वो नहीं कर सकता। मुझे बड़ी मुश्किल से कि ये आपके जो टोटल लेक्चर तैयार करना ये भी बात तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल बन रहा था। तो जाहिर है अब आप लोगों को, एक टीचर होता है ना, वो जितना भी जो प्रोफेसर बन जाए, जितना भी उसके पास नॉलेज हो, उसके पास सब कुछ आता हो, लेकिन अच्छा प्रोफेसर या अच्छा टीचर वही होता है जो लेक्चर पहले तैयार करे। अब जो तैयार नहीं करेगा इट्स मीन वो अपने स्टूडेंट के साथ कहीं ना कहीं जो है उन्हें मिस हैंडल कर रहा है या उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है। मैं तो यही कहूँगा। तो संडे के लिए जाहिर है आप ये रेशोज के नोट्स बनाएंगे और आपके जो एनालिसिस है इसके लिए आप नोट्स बनाएंगे, तो यही आप करेंगे। तो इसके अलावा मैं ओपन कर देता हूँ आपकी वॉइसेस को। कोई इशू है आज के इसके हवाले से, लेक्चर के हवाले से, पिछले लेक्चर के हवाले से कोई मसला है, तो इस लेक्चर में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो जल्दी जल्दी वो आपने पूछते रहें, पूछें हमसे। वो करना थोड़ा जल्दी जल्दी है तो ताकि हम इसे जल्दी से वाइंड अप कर लें। कल इंशाल्लाह ताला जुनेद साहब लेक्चर लेंगे फिर। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी हसन। सर काइंडली ये करिएगा कि जो कल वाला लेक्चर है और जो आज है इसकी स्लाइड्स जो हैं वो काइंडली शेयर कर दीजिएगा, ताकि मतलब कि जो लेक्चर है उसको प्रिपेयर भी कर सकें और जो रेशोज वगैरह पे प्रैक्टिस भी हम कर सकें। और उसमें जो क्वेश्चन आपने कल दिए थे सीएसएस के पेपर के, तो उसी पे फिर नोट्स भी हम इंशाल्लाह ये सैटरडे संडे को बना लेंगे। बना लेंगे जी। ठीक है। अच्छा वो इतना है कि वो बिल्कुल हमने ना वो पिछली स्लाइड शेयर नहीं की थी, कुछ इश्यूज थे स्लाइड्स के साथ ना। तो डेटा जाहिर है लीक होना बड़ा एक वजूहत बन जाती है। अब बस हमारे पास सॉफ्टवेयर तैयार है, ये तीसरा सॉफ्टवेयर अब हम बना रहे हैं। पहले दो सॉफ्टवेयर में कुछ ना कोई कमी थी, अब हम रेडी टू फ्लाई हैं। सिर्फ हमने दो चार पाँच सात बच्चों से ट्रायल लेना है, उसके बाद हम आपको स्पेशल एक लाख एप्स देंगे और उसमें इंशाल्लाह ताला आप जो आपके पास ही चलेगी, आपके मोबाइल में ही चलेगी और जगह नहीं चलेगी इंशाल्लाह ताला। और इस वजह से हम शेयर नहीं कर रहे थे स्लाइड्स, लेकिन ये है कि जाहिर है अब आगे वीकेंड आ गया है तो वो मैं शेयर कर दूंगा दोनों स्लाइड्स, आज की भी और कल की भी, वो आप देख लेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट कोई जी आमिर, किसी और का सवाल है तो काइंडली जल्दी करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैं एक ये पूछना था, टोटल एसेट टर्नओवर में जिसमें नेट से डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, इसमें सर ये सारे एसेट आ जाएंगे, करंट एसेट भी फिक्स्ड एसेट भी आ जाएंगे टोटल हाँ, एसेट में? टोटल टोटल एसेट्स में सारे आ जाएंगे, चाहे वो करंट एसेट्स हैं, चाहे वो फिक्स एसेट्स हैं, चाहे वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हैं, कोई भी है। ठीक हो गया। अच्छा कंटीजेंट सर, एसेट्स नहीं आएगा, कंटीजेंट एसेट्स कभी नहीं आएंगे।
अच्छा, एक बात अच्छा और मैं यहाँ से आप लोगों को क्लियर करवा दूँ, जो कंटीजेंट एसेट्स होते हैं ना या कंटीजेंट लायबिलिटीज होती हैं, वो कभी भी बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होती। वो नोट्स जो होते हैं ना, आपके नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें उनको लिख दिया जाता है। वो कभी भी, या वो जो फुट नोट होता है बैलेंस शीट का, उसमें लिख दिया जाता है। वो कंटीजेंट टू एसेट्स तो कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं कराया जाता है। अगर आपके कोई आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाए, तो अगर उसमें कंटीजेंट एसेट्स या कंटीजेंट लायबिलिटीज मौजूद हों, तो वो आप उसमें नहीं लिखेंगे, वो उसके नोट्स में लिखेंगे नीचे करके। कभी ये ना हो बैलेंस शीट खराब हो जाए, ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, ये हम्म। पूछ रहा था, ये रेशियोज के लिए ये बीकॉम में मैंने पढ़ी थी सर, इस्लामिया से, ये एम ए गनी साहब की बुक सही है सर, एडवांस काउंटिंग में? वो एम ए गनी की जो एडवांस अकाउंटिंग है ना, वो तो, उसमें ये टॉपिक मेरा नहीं ख्याल सारे मौजूद हों। सर मेरे पास मैंने देखे हैं जितने आपने पढ़ाए हैं ना, बल्कि इससे भी एडवांस ही हैं। मैं मेरे पास अभी भी बुक में सामने खुली हुई है सर, अच्छा सारी चलो, रेशियोज। वो पढ़ी तो मैंने भी थी बी काम में वो, पर लेकिन मुझे भूल जी गया शायद। तो बढ़ सकते हैं आप रेशियोज वहाँ से पढ़ें, बेहद अच्छा अच्छा है वहाँ से पढ़ेंगे तो। आप जहाँ से दिल करे पढ़ें, अपना नॉलेज इन्हांस करें। ठीक हो गया सर। हाँ जी। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी आकिब। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक सवाल है। जी जी। तो दरअसल ये जो अर्निंग पर शेयर आपने बताया अभी, इसका जो फॉर्मूला है वो नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड स्टॉक या प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। लेकिन जो एग्जांपल आपने बताई थी उसमें आपने ये बताया कि नेट इनकम हम सपोज कर रहे हैं 100, उससे डिवाइड कर रहे हैं हम आउटस्टैंडिंग शेयर से। तो जो प्रेफर्ड डिविडेंड है उसको माइनस नहीं करेंगे जब हम अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करेंगे? प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स की वैल्यू को माइनस करेंगे हम उसे। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, मैंने शायद डाला हो। प्रेफर्ड को हम माइनस करेंगे लाजमी, क्योंकि जो अर्निंग पर शेयर है वो हमेशा आप कॉमन जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनके बता रहे होते हैं। तो अच्छा सर। वो जो है, हाँ जी, अच्छा सर, और जो दूसरा मेरा ये ये सवाल है। इसी की बात कर रहे हैं आप। इसमें से जो है प्रेफर्ड स्टॉक, जी। प्रेफर्ड डिविडेंड वो माइनस कर दिया मैंने, नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड को। फिर ठीक है सर, ठीक। सर हम्म। दूसरा ये सवाल है मेरा हाँ कि जी। जो प्रोप्राइटरी हमारे रेशोज हैं हाँ वो लेवरेज रेशोज के अंदर आ रहे हैं ना वो भी? जी जी, प्रोप्राइटरी रेशो लिवरेज रेशो के अंदर आ रहे हैं। नहीं तो ये तो तो मेरे ख्याल, एक मिनट, लिवरेज के अंदर नहीं आ रहे वो तो। हाँ ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशो उसके आ रहे हैं लिवरेज के अंदर। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन है बिल्कुल। जी जी जो प्रोप्राइटरी रेशो जो है ना, सॉल्वेंसी रेशो, टोटल जी एसेट्स जी। के ऊपर ली जा रही है, तो ठीक है ये सॉल्वेंसी में आएगा। लेकिन मैंने भी ये, मेरे ख्याल से एक बुक में, वो कौन सी बुक है, इन चारों बुक में से एक बुक है जिसमें ये जो है एक्टिविटी में भी दी हुई है। एक्टिविटी में दी हुई है, या पता नहीं ये अलहदा से उन्होंने एक बनाई हुई है। वो कवरेज अच्छा रेशो है शायद, कौन सी उसमें दी हुई है। लेकिन आप इसे ना सॉल्वेंसी रेशो में डालें। बाकी बुक्स में मोस्टली में ये जो है ना डेट रेशो या लिवरेज रेशो में शामिल है ये। सर, बाद बुक्स में सॉल्वेंसी रेशोज और अपना ये जो लेवरेज रेशोज है इनको मतलब सेम कहा जा रहा है और कहीं पे इनका थोड़ा डिफरेंस बताया जा रहा है। तो हम मतलब वो इनको कैसे जस्टिफाई करें? ये जो मैंने आपको दिया है ना, ये अथेंटिक सोर्स से डेटा लिया गया है। ये फॉरेन बुक्स जो हैं वहाँ से लिया गया है। इनके ऊपर रिसर्च पेपर भी हैं वहाँ से। ये जो आपको हम दे रहे हैं ये अथेंटिक सोर्स से है डेटा। इसमें कोई किसी किस्म का अभाव नहीं है आपका। जो आपको दिया गया है आप ये लिखें, आप याद करें, इंशाल्लाह ताला जो है आप इसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं, आपसे ज़्यादा। ठीक है। कोई और काइंडली, किसी और का कोई सवाल हो तो काइंडली जल्दी हरी अप करें, थोड़ा जल्दी करें। चलें, ठीक है, अगर किसी का सवाल नहीं है तो हम इसे वाइंड अप कर देते हैं। बाकी अब आगे 3 छुट्टियां हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस टॉपिक को, जो आज वाला लेक्चर है, जो कल वाला लेक्चर था, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं आपके। टेक्निक्स हो गई, आपके जो है टाइप्स हो गई एनालिसिस की, ये टोटल एनालिसिस हो गया। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक एक रेशो उठाएं, उसके ऊपर किसी बुक से, किसी नेट से
उसके ऊपर जो एनालिसिस क्या होता है 3-4 लाइनों का, वो अपने पास लिख कर महफूज कर लें, ताकि कल को आप अपनी ज़बान में उसे आसानी से समझ भी सकें और पेपर में अच्छी तरह लिख भी सकें। और अगर मेरी हेल्प चाहिए हो, कहीं पे आपको लगे कि ये चीज़ कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें। मैं कोशिश तो करता हूँ जल्दी रिप्लाई करता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि रिप्लाई लेट कर देता हूँ, उसके लिए भी मैं सॉरी करता हूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला जो है ये बड़ा अहम टॉपिक था। और मेरा ख्याल, मैं तो ये कहूँगा कि फाइनेंस के हवाले से अगर ये टॉपिक आपने 2 टॉपिक कर लिए हैं, तो ये कहना बजा होगा कि आपने ऑलमोस्ट 35% टू 40% फाइनेंस का सिलेबस कवर कर लिया है, ऑन द बेसिस ऑफ इस ग्राउंड पे कि वहाँ पे जो पेपर आएगा उसके हवाले से। बाकी जो आगे टॉपिक्स हैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इतने बड़े टॉपिक्स नहीं है। ये सबसे बड़ा टॉपिक था। ये आप ये कह सकते हैं कि फ्री थी ये टॉपिक, क्योंकि इसमें आपने टोटल बेस को समझा है। आपने कभी अकाउंटिंग पढ़ी नहीं थी, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, वो सब कुछ नहीं पढ़ा। इसके बाद भी आपने क्या किया है, जो असल मकसद होता है ना अकाउंटिंग का, वो तो मकसद होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना। टोटल जितनी भी अकाउंटिंग की जाती है उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जब आपने एंड रिजल्ट ही बना लिया, एंड रिजल्ट को समझ गए हैं आप, तो बाकी अकाउंटिंग आपके लिए कुछ बची नहीं है अब। तो इसी तरह इस पर मेहनत करें, अल्लाह ताला कामयाब करेगा। ठीक है, फिर हम एंड करते हैं आज के लेक्चर को। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।